हेलो एवरीबॉडी। चलो आज ना रिवाइज करते हैं सारे के सारे अमेंडमेंट्स जितने भी सीए फाइनल डीटी में 25 में एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स है ना, उन सबको बहुत कम टाइम में रिवाइज कर लेंगे। मैंने पहले एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है अमेंडमेंट का, आप उसको भी रेफर कर सकते हो अगर टाइम है तो। टाइम का मैं एग्जाम के एक दिन पहले देख रहा हूँ, तो दिस इज प्रॉपरली प्रॉपरली फॉर यू। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट सेक्शन जरूर लिख के बताना कि वीडियो कैसा लगा। ओके सर, शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। सर ये अमेंडमेंट शीट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। सबसे पहला अमेंडमेंट सर, फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट। हुआ करता था वो जमाना जहां पे फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट 40% हुआ करती थी। इसको फाइनेंस एक्ट में साल के बीच में लाके चेंज कर दिया गया, विच इज इक्वल टू 35%। 35% अब इसको टैक्स रेट कर दिया गया है। क्या बात समझ में आती है सर? बढ़िया समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। नेक्स्ट अमेंडमेंट सर 115 बीएबी और बीएई के लिए। सर जो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हुआ करती थी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया करती थी, उसके लिए कंसेशनल टैक्स रेट मिलता था 15% का ऑन मैन्युफैक्चरिंग इनकम। बट सर होता क्या था ना, हर साल इसकी लिमिट चेंज करते जा रहे थे। यदि अगर कोई एंटिटी 31 मार्च 2022 तक चालू होती तो उसको बेनिफिट देते, फिर 23 किया, फिर 24 किया, लेकिन फाइनेंस एक्ट में इसको 25 नहीं किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमेंडमेंट नहीं है लेकिन गलती का जोन है, आप गलती कर सकते हैं। मेक श्योर कि अगर कोई कंपनी 31 मार्च 2024 के बाद चालू हो रही है ना, तो उसको कभी भी 115 बीएबी नहीं मिलने वाला। 2024 इज द लास्ट डेट फॉर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। सर बिल्कुल क्लियर बात है, सर बिल्कुल क्लियर बात है। सर आपके लिए ना मैंने सारे के सारे डब्बे डब्बे बना रखे हैं ताकि आपको ना अमेंडमेंट याद करने में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट 115 बीएसी। तो 115 बीएसी की टैक्स रेट, अरे सर ये तो अपने को याद है, अपने को याद है, लेकिन रिवाइज कर रहा हूं तो सुन लो ना। सर अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से लेके 7 लाख तक 5%, 7 लाख से लेके 10 लाख तक 10%, 10 लाख से लेके 12 लाख 15%, 12 लाख से ऊपर 15 लाख तक सर 20%, और 15 लाख की जितनी ऊपर इनकम है उसके ऊपर 30% टैक्स रेट रहता है। दिस इज द न्यू टैक्स रेट अंडर 115 बीएसी। सर सिर्फ मई 25 सितंबर और जैन के लिए एप्लीकेबल है। जो अगले साल पेपर देना चाहते हो उनके लिए दूसरी हो जाती है, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। एक और सर मेजर अमेंडमेंट आपके अटेम्प्ट के लिए सर, जो 115 बीएसी रहता है, 115 बीएसी, अगर कोई एसएससी 115 बीएसी ऑप्ट कर रहा है, तो इसमें सर अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन को ना डिडक्शन 50,000 का ना मिलके सर 75,000 का मिलता है। दिस इज एन अमेंडमेंट, आपको याद रख के चलना है, डीटी डबल ए में काम आता है। सर उसके अलावा क्या और अमेंडमेंट्स है? नहीं जी सर, इतने सी अमेंडमेंट्स है बेसिक्स वाले चैप्टर में। आ जाओ सर कैपिटल एसेट्स, कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में क्या बोलता है सर? सबसे पहला अमेंडमेंट पीरियड ऑफ होल्डिंग में आया था। पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए सर पहले कहता था अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज है अदर देन यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड एंड यूटीआई, इन सबके लिए सर पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल देखनी पड़ती थी। सर आगे चल के आपको इस पे फिर से 1 साल ही देखनी है, सिर्फ 1 साल ही देखनी है। बस क्या ध्यान देना है सर, पहले यहाँ पे यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हुआ करता था, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को हटाया था 1 साल की लिमिट से। अब सर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के लिए भी 1 साल ही देखनी है। सर दिस इज फर्स्ट अमेंडमेंट इन पीरियड ऑफ होल्डिंग। दूसरा सर, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए और इमोल प्रॉपर्टी के लिए पहले 2 साल देखना पड़ता था। सर 2 साल से लंबा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। अब सर कहता है एनी अदर एसेट्स के लिए, सर कहता था पहले 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म, उसके अलावा शॉर्ट टर्म हो जाता था। अब सर इसमें क्या चेंज किया? कहता है सर 3 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग को सर कन्वर्ट करके सर अब सबके लिए 2 साल कर दिया गया। यानी सर बजट के बाद 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आप कोई एसेट सेल कर रहे हो ना, तो सर वी डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ 3 ईयर ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे एसेट्स 2 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग होल्ड करते हैं। सर बजट से पहले बेचा तो 3 साल चेक कर सकते हो, 2 साल चेक कर सकते हो, 1 साल चेक करोगे। लेकिन बजट के बाद बेचा तो यू ऑलवेज हैव टू चेक 2 ईयर्स और 1 ईयर, एज द केस मे बी। सर ये छोटा सा अमेंडमेंट था, यू ऑलरेडी नो दिस। अगर आज की डेट में सार देखो तो व्हाट इज द प्रॉपर पीरियड ऑफ होल्डिंग? सर लिस्टेड सिक्योरिटीज कोई भी हो इंक्लूडिंग यूनिट सर 1 साल, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूटीआई सबके लिए 1 साल हो गया। उसके अलावा सर एनी अदर एसेट सबके लिए 2-2 साल पीरियड ऑफ होल्डिंग हो चुकी है। सर उसके अलावा सर एग्जाम ट्रांसफर में एक अमेंडमेंट आया। सर एग्जाम ट्रांसफर में क्या अमेंडमेंट आया? सबसे पहले बोला गया था सर अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट किसी को गिफ्ट करते थे तो दैट वाज एन एग्जाम ट्रांसफर। अगर मैं अपने दोस्त को एसेट गिफ्ट कर रहा हूँ तो इट वाज एन एग्जाम ट्रांसफर, ये एग्जाम हुआ करता था। बट सर इसमें अमेंडमेंट किया गया, कहा कि एनी कैपिटल एसेट गिवन बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ विल ओनली बी एग्जाम्प्ट। कहता है सर ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ द्वारा दिया हुआ कैपिटल एसेट एग्जाम्प्ट होता है। यानी सर अगर एओपी को मैं गिफ्ट कर रहा हूं तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा मेरे हाथ में। सर सुनो सुनो सुनो, मैं अगर एओपी को दे रहा हूँ तो एग्जाम्प्ट होगा। एओपी मेरे को दे रहे ना, एग्जाम्प्ट नहीं होगा। मैं कंपनी को दे रहा हूँ ना, मेरे हाथ में एग्जाम्प्ट होगा। सर कंपनी मेरे को दे रही ना, कंपनी के हाथ में एग्जाम्प्ट नहीं होगा। सर देने वाले के हाथ में कैपिटल गेन दिया जाता है, तो अगर देने वाले के हाथ में, देने वाला अगर इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, उसके हाथ में एग्जाम्प्ट नहीं होने वाला है। समझ में आ जाओ, समझ में याद कर लो इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट सर, सेक्शन 48 सर, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में सर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट होता था सर इंडेक्सेशन का।
इंडेक्सेशन क्या बोलता था सर? इंडेक्सेशन कॉन्सेप्ट बोलता था अगर कभी भी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो उसको ना आप इंडेक्स करते थे। हमेशा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते थे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेते थे। जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती थी, उसको डिवाइड करते थे सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन से, मल्टीप्लाई करते थे सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर से। सर ये इंडेक्सेशन का प्रोविजन नॉर्मली सारे के सारे कैपिटल एसेट्स पे होता था एक्सेप्ट फॉर फ्यू एसेट्स। इसको चेंज कर दिया गया। इसको बखूबी बहुत सुंदर तरीके से चेंज किया गया और क्या चेंज किया गया? कहा 23 जुलाई के बाद अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचे, कोई भी मतलब कोई भी एनी कैपिटल एसेट, सर नो इंडेक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड। आपको कोई इंडेक्सेशन किसी भी कैपिटल एसेट के लिए नहीं मिलने वाला। दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, आपको कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला। कैपिटल गेन कंपटीशन के लिए तो इंडेक्सेशन कतई नहीं मिलने वाला, भले इंडिविजुअल एचयूएफ हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, बजट के पहले की हो, सर कुछ नहीं, नो इंडेक्सेशन एट ऑल। सर और क्या अमेंडमेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए? सर जो सीआईआई है, अगर इन केस इंडेक्सेशन करने की बारी आती है, बजट से पहले का ट्रांसफर है, तो आपके लिए सीआईआई का रेट क्या है सर? 350 363 आपके लिए सीआईआई, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में दिया हो सकता है, दिया नहीं भी हो सकता। सर बजट के बाद इंडेक्सेशन का क्या सीन है? अगर सर कोई भी एसएससी करे ना, नो इंडेक्सेशन अवेलेबल, नो इंडेक्सेशन अवेलेबल व्हाट सर, आपको बस ये ध्यान देके चलना है। बस एक पॉइंट इसमें कैच है, देयर इज अ कैच। अगर कभी भी कोई इंडिविजुअल एचयूएफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर बजट से पहले प्रॉपर्टी खरीदता है और बजट के बाद बेचता है, बजट से पहले खरीदता है, बजट के बाद बेचता है, बजट के पहले खरीदता है, बजट के बाद बेचता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है सर, उस केस में उसको इंडेक्सेशन मिलता है बट ओनली फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस। दैट मींस जब कभी वो टैक्स कैलकुलेट करेगा तो देखेगा इंडेक्सेशन के साथ टैक्स ज्यादा आ रहा है कि सर विदाउट इंडेक्सेशन ज्यादा टैक्स आ रहा है, जो कम वाला है वो बियर करने वाला है। क्या ये बात समझ में आती है सर? हाँ सर, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाती है, अपने को बहुत क्लियर हो गई ये बात। यानी कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए कोई इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन के लिए एक इंडिविजुअल एचयूएफ के पास टैक्स कैलकुलेशन का ऑप्शन है, ओनली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी बजट से पहले खरीदी और बजट के बाद बेची हुई। सर और क्या अमेंडमेंट्स है? और क्या अमेंडमेंट्स है? स्लम सेल। सर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर स्लम सेल में। सर होता क्या, नॉर्मली पीरियड ऑफ होल्डिंग का कॉन्सेप्ट सेक्शन 48 में सब डिस्क्राइब्ड है कि अगर किसी भी एसेट को 48 47 इन सब में डिस्क्राइब्ड है कि अगर एसेट को 2 साल होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म बनेगा, 1 साल होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म बनेगा, 3 साल होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म बनेगा। सर वो सब डिस्क्राइब्ड है। सेक्शन 47 48 इस बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन सर स्लम सेल एक ऐसा टॉपिक है ना, जहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग सेक्शन 50 भी बताता है, सेक्शन 50 भी बताता है। सेक्शन 50 भी ने ना कोई अमेंडमेंट किया ही नहीं गया। बोला कि अगर कोई यूनिट अगर आपने 3 साल से ज्यादा के लिए होल्ड कर रखी है तो ही वो लॉन्ग टर्म बनेगी, अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म बनेगी। तो स्लम सेल में अपने को बहुत क्लियर रहना है कि 2 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग बाकी सारे एसेट्स के लिए है, लेकिन स्लम सेल के लिए अभी भी 3 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग है। अपने को अभी भी स्लम सेल के लिए यूनिट 3 साल होल्ड करनी पड़ेगी, तभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज शॉर्ट टर्म। समझ में आ गया क्या सर? ये सर समझ में आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेक्शन 50 डबल ए सर, सेक्शन 50 डबल ए में क्या अमेंडमेंट है? सेक्शन 50 डबल ए में सर 3 टाइप की सिक्योरिटीज हुआ करती थी। सर एक होता था सर मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। सर ये बोलते थे कि जितना मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके करस्पॉन्डिंग मैं तुमको ब्याज दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे और तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भैया तुम मुझे लोन दो, मैं तुम्हें ब्याज दूंगा, तुम मुझे लोन दो, मैं तुम्हें ब्याज दूंगा, और मैं कितना ब्याज दूंगा? सर मैंने बोला कि भैया जितना सेंसेक्स बढ़ेगा ना उसका 1.1 टाइम्स मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगा। सेंसेक्स अगर 10% बढ़ा मैं तुमको 11% दूंगा, सेंसेक्स 100% बढ़ा मैं तुमको सर 110% दूंगा, अगर सेंसेक्स -10 गया तो मैं तुमसे 11% ले लूंगा। दैट वाज द एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट हुआ हमारे बीच में। तो दीज टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर कॉल्ड मार्केट लिंक डिबेंचर्स। सिमिलरली इसी लाइन में सर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स भी हुआ करते थे। बोलते थे कि अगर कोई ऐसे म्यूचुअल फंड है जो 1/4/2023 के बाद इशू किए गए और टोटल प्रोसीड्स का लेस देन 35% वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उस केस में वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। सर इसी लिस्ट में सर 23 जुलाई के बाद से सर एक और कैटेगरी ऑफ एसेट्स इंट्रोड्यूस किया गया। कौन सा एसेट? सर प्रोविजन क्या था, अगर कोई भी बॉन्ड्स है और डिबेंचर्स है प्लस वो अनलिस्टेड है एंड सर वो रिडीम हो रहे हैं या फिर सर ट्रांसफर हो रहे हैं सर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, सर 23 जुलाई के बाद या तो रिडीम हो रहे हैं या तो ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स, ऐसे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को भी हम 50 डबल ए में इन्वॉल्व करेंगे। अब सर 50 डबल ए में आने का फायदा क्या हुआ? सर जो भी कैपिटल गेन होता है ना दैट विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म, कैपिटल एसेट में भी लॉन्ग टर्म, कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म हो सकता है लेकिन कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होने वाला है, ऐसा ये पॉइंट कह के चलता है। तो समझ में आता है क्या? ये सर मस्त रूप से समझ में आ जाता है, मस्त रूप समझ में आ जाता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट सर क्या हुआ? टैक्स रेट्स में अमेंडमेंट्स हुआ। सबसे पहला अमेंडमेंट टैक्स रेट में कौन सा है सर? 112 ए में। 112 ए क्या बोलता है? 112 ए बोलता है कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है व्हिच मे बी इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेसेस जिसपे आपने बाइंग और सेलिंग के टाइम पे एसटीटी पे कर रखा है, उस पे आपको कैपिटल गेन कितना लगता था?
हमने पढ़ रखा था सर, 1.25 लाख के ऊपर 1.25 लाख के ऊपर जितना कैपिटल गेन होगा सर, अगर बजट के पहले हो रहा है, 23 जुलाई के पहले हो रहा है तो 10% टैक्सेबल, बजट के बाद होगा तो 12.5% से टैक्सेबल हो जाएगा। सर 1.25 लाख तक का एग्जेम्पशन साल भर के लिए है। अगर मैं 5 एसेट्स बेच रहा हूँ बजट के पहले बजट के बाद मिला के, टोटलिटी मुझे 1.25 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है, भले पहले हो या बाद में हो, कुल मिला के साल भर का 1.25 लाख का मेरे को बेनिफिट मिलेगा। उसके ऊपर का जो कैपिटल गेन होगा ना, डिपेंड करता है वो बजट के पहले है कि बजट के बाद का है। बजट के पहले का है तो 10% टैक्सेबल, बजट के बाद है तो 12.5% से टैक्सेबल हो जाएगा। सर दिस वाज ऑल अबाउट 112 ए। और क्या अमेंडमेंट है 112 ए में? सर और कोई अमेंडमेंट नहीं है। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज 111 ए। 111 ए क्या बोलता है सर? सेम भाई, इक्विटी और इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या फिर सर एनी यूनिट्स ऑफ बिजनेस जो कि सर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। या यूं बोलूं आपने एसटीडी पे कर रखा है उन सब पे, उन पे क्या होता है सर, बजट से पहले अगर आप उनको कोई बेचते थे तो पहले सर 15% टैक्स लगता था, इस पे बाद बजट के बाद इस पे 20% टैक्स लग गया है। तो समझ में आ रहा है क्या? सांस ज्यादा आराम से लूं, रुको आराम से लेते हैं। सर उसके अलावा सर 112 क्या बोलता है? सर तीसरा अमेंडमेंट है 112 में। 112 क्या बोलता है? सर 112 बोलता है आपके पास पहले 3 टाइप की टैक्स रेट्स हुआ करती थी। कौन कौन सी 3 टाइप की टैक्स रेट हुआ करती थी? सबसे पहले तो सर, अगर आप कोई भी एसएससी थे सर, कोई भी एसएससी थे सर, अगर कोई भी कैपिटल गेन करते थे सर, आपको 20% टैक्स लगता था 112 की सिक्योरिटीज पे। व्हाट कौन सी हो सकती है सर? इसमें डिबेंचर्स कवर हो सकते हैं, इसमें सर बॉन्ड्स कवर हो सकते हैं, इसमें गोल्ड कवर हो सकता है, सर कभी स्लम सेल कर रहे हो वो कवर हो सकता है, सर कोई भी सर प्रॉपर्टी बेच रहे हो, इमूवल प्रॉपर्टी, सर सब इसमें कवर होता है। सर इसमें क्या टैक्स रेट होता था सर? 20% विद इंडेक्सेशन। नॉर्मली आपको टैक्स कैलकुलेशन में बेनिफिट मिलता था, इंडेक्सेशन मिल जाता कैपिटल कंपटीशन में, और उसके बाद 20% टैक्स लगा देते थे। सर इसमें दो और स्पेशल प्रोविजन हुआ करते थे। सर क्या कहता था सर? अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी, अगर कोई फॉरेन कंपनी या नॉन लिस्टेड इंडिया की अनलिस्टेड कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सर उनके पास सर 10% से टैक्स भरने का बेनिफिट हुआ करता था। दिस वाज ओल्डर प्रोविजंस। उसके अलावा सर अगर कोई भी पर्सन सर एलटीसीजी अर्न कर रहा था, एलटीसीजी किस पे? लिस्टेड सिक्योरिटीज पे। सर ऐसी लिस्टेड सिक्योरिटीज जो 112 ए में कवर्ड नहीं है, जो 112 ए से निकाल दी गई। सर फॉर एग्जांपल कोई एसएमई आईपीओस है, कोई ईटीएफ्स है जो 112 ए से निकाल दिए गए हैं, सर उनके लिए अपने पास एक स्पेशल टैक्स रेट हुआ करता था। कौन सा सर? या तो आप 10% विथ इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन भर दो, या 20% विथ इंडेक्सेशन भर दो। सर दोनों में एक चॉइस हुआ करती थी अपने पास, दोनों में विचएवर इज लोअर भरने की चॉइस होती थी। बट इन सब को सबस्यूम करके बोल दिया गया 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आफ्टर बजट। 23 जुलाई के बाद अगर कभी भी कोई भी कैपिटल गेन होता है, उन सब पे सर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन का ही टैक्स लगने वाला है। दैट इज द बॉटम लाइन। बजट से पहले बेच रहे हो सर, हो सकता है 20% मिल जाए, हो सकता है फॉरेन कंपनी को 10% मिल जाए, हो सकता है सर बॉन्ड डिबेंचर्स हो या फिर कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज हो तो उस पर 10 और 20% विचएवर लोअर का बेनिफिट मिल जाए। लेकिन सर बजट के बाद सब पे 12.5% आ गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन कर दिया गया इसको। प्लस कहता है कोई अगर इमूवल प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हो जो कि सर आपने बजट से पहले खरीदी थी, बजट के बाद है बेच रहे हो, बजट से पहले खरीदी थी, बजट के बाद बेच रहे हो। सर बजट के पहले खरीदी थी किसने? सर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ने। रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ ने अगर कोई इमोल प्रॉपर्टी बजट से पहले खरीदी थी, बजट के बाद बेच रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है टैक्स कैलकुलेशन के लिए, या तो आप 20% विद इंडेक्सेशन भर दो, या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन भर दो। या तो 20% विद इंडेक्सेशन भर दो, या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन भर लो। जो आपके लिए बेनिफिट हो वो वाला आप ले सकते हो। सर इससे फायदा क्या होता है? सर दिस इज टेंटेटिव टॉपिक इन एग्जाम, ये टैक्स रेट एग्जाम में पूछेगा। इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है? सर जब कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे ना, दैट विल बी विदाउट इंडेक्सेशन। तो उससे क्या होगा? आपका सरचार्ज बढ़ जाता है। उससे आपको सर 50 जो 54 की इन्वेस्टमेंट्स है, 54 ईसी की इन्वेस्टमेंट्स है सर, 54 इन दोनों की इन्वेस्टमेंट्स में ना सर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वो बात ध्यान दे देना। प्लस कंप्यूटेशन के टाइम पे ना उतना आप माइनस कर दोगे तब आप जाके टैक्स लगाओगे 12.5% में भी और 20% में भी। जितनी इन्वेस्टमेंट करो उसको माइनस करने के बाद कैलकुलेशन करने वाले हो। 54 एफ की जो एग्जेम्पशन है, 54 ईसी, 54 सी, 54 के एग्जेम्पशन है, उन सबको माइनस करोगे। सर 54 की एग्जेम्पशन इसमें मिलेगी नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी बेचना इज नॉट अलाउड, प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी खरीदना इज नॉट अलाउड इन 54 एफ। तो 54 एफ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। आ जाए क्या नेक्स्ट टॉपिक पे? हाँ सर आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना। अरे देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना। 222 क्या बोलता है सर? कहता है अगर कोई भी कंपनी अगर बायबैक कर रही है और बायबैक करते टाइम पैसा दे रही है, शेयर्स लेके पैसा दे रही है, तो कहता है जितना भी पैसा दे रही है दैट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। सर कोई कैपिटल गेन किसी के भी हाथ में नहीं लगने वाला। सर कैपिटल लॉस आएगा सामने वाले के हाथ में। कैसे आएगा? वील स्टडी इन अ मिनट। उसके बाद सर और क्या अमेंडमेंट्स आए? सर एक अमेंडमेंट आया फैमिली पेंशन में।
सर अगर कभी भी आप कोई सरकारी एम्प्लॉयी हो, सरकारी बाबू हो और आप पेंशन में कवर्ड हो, तो सर होता क्या है आपकी डेथ के बाद आपके जीवित जीते रहते सर आपको पेंशन मिलती है। पेंशन तो आपके हाथ में सैलरी एड में जाती है। लेकिन अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को भी पेंशन मिलती है कुछ साल तक। प्रोविज़न कहता है जो आपको फैमिली को पेंशन मिलती है ना, सर वो उनके हाथ में वैसे तो आईएफओएस हेड में टैक्सेबल होती है। लेकिन सर उसमें एक डिडक्शन मिलता है फैमिली को। सर कितना डिडक्शन मिलता है? या तो सर 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलेगा या तो सर 15,000 पर एनम का डिडक्शन मिलेगा। सर लेकिन हियर इज़ अ कैच। कहता है अगर फैमिली मेंबर ना 115 बीएसई में टैक्स भर रहा है ना, तो ये 15,000 ना होके सिर्फ 25,000 का डिडक्शन आपको मिलने वाला है। बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आ गया तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सर अलाउएबल डिडक्शंस। सर डिडक्शंस कौन-कौन से अलाउएबल होते हैं? सर कहता है नॉर्मली कभी भी आईएफओएस की इनकम कमाने के लिए जो खर्चा करते हो ना दैट विल बी अलाउड। आईएफओएस की इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चा करते हो ना डायरेक्टली खर्चा करते हो दैट इज अलाउड। बट ध्यान देना सर कभी भी अगर आप डिविडेंड कमाने के लिए इंटरेस्ट का खर्चा पे कर रहे हो ना, तो दैट विल बी अलाउड ओनली इक्वल टू 20% ऑफ डिविडेंड। यानी सर मतलब क्या हुआ? 100 करोड़ का डिविडेंड कमाया और उसको कमाने के लिए 50 करोड़ का मैंने इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो क्या पूरा 50 करोड़ मिलेगा? राइट आंसर इज नो। डिविडेंड का 20% पकड़ेंगे, यानी 20 करोड़ का ही मेरे को इंटरेस्ट का खर्चा यहाँ अलाउड होगा। डिविडेंड के 20% ज्यादा कभी अलाउड नहीं होता। तो ध्यान देना इस डिविडेंड में ना कौन-कौन सा डिविडेंड कवर होता है? सर कोई भी फाइनल डिविडेंड हो, इसके ऊपर भी डिडक्शन मिल जाएगा। कोई इंटरिम डिविडेंड हो, उस पे मिल जाएगा। कोई बिज़नेस ट्रस्ट से हो, फॉरेन कंपनी हो, सबसे डिविडेंड हो, सब कवर हो जाता है। सर कोई डीम्ड डिविडेंड 222 ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला, इन सभी डिविडेंड्स पे भी आपको इंटरेस्ट का खर्चा मिल जाता है। लेकिन 222 एफ वाले पे ना नहीं मिलता। दिस इज़ द अमेंडमेंट। 222 एफ वाला जो डीम्ड डिविडेंड होता है ना कि बायबैक अगर आपको कोई बायबैक से कोई डिविडेंड हो रहा है, तो उस बायबैक वाले डिविडेंड के लिए ना अगर आप कोई इंटरेस्ट का खर्चा कर रहे हो, तो उस पे कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट। प्लस सेक्शन 58 भी यही कहता है कि कोई भी खर्चा अगर बायबैक पे करते हो ना, बायबैक करने के लिए जो कमाई होती है ना, उस पे जो भी खर्चा करते हो दैट विल नेवर बी अलाउड एज़ डिडक्शन। आपको कभी भी उस पे डिडक्शन नहीं मिलने वाला। सर इतने आईएफओएस के डिडक्शंस थे। आ जाओ पीजीपीपी में। सर पीजीपीपी में सर 3 ही अमेंडमेंट्स है, बहुत सीधी-सीधी सी अमेंडमेंट्स है। सबसे पहला अमेंडमेंट तो क्या बोलता है सुनो। पीजीपीपी में बोलता है ना कि सर अगर कभी भी आपका बिज़नेस है लेट आउट करना, बिज़नेस ऑफ लेट आउट करना प्रॉपर्टी, लेट आउट करने का बिज़नेस ही है। तो उस केस में सर जो भी आपकी रेंटल इनकम है कायदे से पीजीपीपी में जानी चाहिए। रेंटल इनकम कौन-कौन सी होती है? सर या तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ से, कमर्शियल प्रॉपर्टी से सर ये पीजीपीपी में जाती थी, आज भी पीजीपीपी में जाएगी। सर उसके अलावा लेकिन सर कुछ हो सकती हैं आपके पास प्रॉपर्टीज़ कौन-सी? सर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। कुछ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। सर पहले ना आप इसको पीजीपीपी में दिखाते थे, लेकिन अब इसको अमेंड करके बोल दिया गया कि हमेशा ये आई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। आपको कभी भी अगर लेट आउट करने का बिज़नेस करना है और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को लेट आउट कर रहे हो ना, तो वो इनकम कभी भी आपकी पीजीपीपी में नहीं जाने वाली। दैट विल ऑलवेज़ बी आईएफओएस सॉरी दैट विल ऑलवेज़ बी हाउस प्रॉपर्टी। उसको हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में ऑफर करना पड़ेगा। दिस वाज़ द फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकंड चीज़, सर अगर कभी भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसमें? सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है इन एनपीएस नेशनल पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सर एम्प्लॉयर को कोई खर्चा अलाउ होता था। कितना खर्चा अलाउ होता था? अगर आपको याद हो, सर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी 10% ऑफ सैलरी अलाउ होता था। सर इस 10% को अमेंड करके सर 14% कर दिया गया। व्हिचएवर इज़ लोअर आपको अलाउ हो जाता है, व्हिचएवर इज़ लोअर आपको अलाउ हो जाता है। ठीक है सर, परफेक्ट बात हो गई, बिल्कुल सिंपल सा अमेंडमेंट था। उसके अलावा सर कहता है कभी भी कोई खर्चा अगर आप पे करते हो टू सेटल एनी प्रोसीडिंग्स इन कॉन्ट्रावेंशन टू एनी लॉ, वो डिसअलाउ होता है। कहता है सर अगर आप कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किसी भी एक्ट में आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही, उस प्रोसीडिंग्स को सेटल करने के लिए जो भी सर आप पेमेंट कर देते हो ना दैट इज़ ऑलवेज़ डिसअलाउड। उसको हमेशा डिसअलाउड करके चलना है अपने को। ये स्पेशली बोला गया। इसके बाद सर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है डिडक्शंस। डिडक्शंस में क्या अमेंडमेंट है? सर एक कुल्लू-पुल्लो सा अमेंडमेंट है। बिल्कुल कुल्लो-पुल्लो सा छोटू सा अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है सर? सर ये बोलता है कि अगर आप कोई भी सर ऐसे एम्प्लॉयी हो जो सर 80 सीसीडी 2 का डिडक्शन ले रहे हो। 80 सीसीडी 2 याद है? सर अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रखा है तो आपको सर डिडक्शन मिलता था। पहले आपके हाथ में टैक्सेबल करवाते थे। क्योंकि सर एम्प्लॉयर ने डिडक्शन ले लिया तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो आपके हाथ में टैक्सेबल करवाते थे, फिर आपके हाथ में टैक्सेबल करवा के फिर आपको एक डिडक्शन देते थे। तो डिडक्शन कितना मिलता है? आपको डिडक्शन कितना मिलता है? सर डिडक्शन के लिए बोलता है, क्या आप 115 बीएसई ऑप्ट कर रहे हो? क्या आप 115 बीएसई ऑप्ट कर रहे हो? उसके लिए कहता है सर जितना भी एम्प्लॉयर्स डिडक्शन है ना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन या तो वो पकड़ लो या फिर 14% ऑफ सैलरी पकड़ लो। व्हिचएवर इज़ लोअर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यानी जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया और 14% जितना एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिला उतना आपके लिए भी डिडक्टेबल होगा। लेकिन सर अगर आप 115 बीएसई में ऑप्ट नहीं कर रहे, फिर क्या होता है? सर 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन व्हिचएवर इज़ लोअर का डायरेक्शन आपको मिलता है। इस केस में ना सर आपका 10% ही लग जाता है।
ध्यान देना सर, अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो तो आपके लिए फिर भी 14% वाली लिमिट एप्लीकेबल होती है। ओल्ड रेजिम में 14% होती है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो। किसी भी सेक्शन में चले जाओ, सैलरी एम्प्लॉइज सर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, सर ये 2 चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। सर ये हमारे डिडक्शन चैप्टर के अमेंडमेंट हो गए। सर नेक्स्ट टॉपिक में आ जाए, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में अरे बाबा बताओ ना, आ जाए क्या? सर असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में सबसे पहला अमेंडमेंट सर पार्टनरशिप फर्म में रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है। सर अगर पार्टनरशिप फर्म कभी भी अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन बांट रहा होता है तो उसमें कितना अलाउ होता है फर्म को, उसमें एक बहुत मेजर चेंज आया। सर हुआ करता था एक जमाना जहां पे सर पहले 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट पे सर आपको 90% और 1.5 लाख विचेवर इज हायर मिलता था, एंड बैलेंस बुक प्रॉफिट पे सर आपको 60% मिलता था। सर ये जमाना गया। सर अब इसको चेंज कर दिया गया। इसको क्या चेंज किया गया समझ में आया। सर अब बोला गया कि अब पहले 6 लाख के बुक प्रॉफिट पे या तो 90% आपको लेना ही लेना है। सर उसके अलावा सर या तो 3 लाख पकड़ लो, विचेवर इज हायर पकड़ लो गया। पहले 6 लाख के बुक प्रॉफिट में या तो 90% पकड़ लो और सर 3 लाख पकड़ लो, विचेवर इज हायर। और सर जो बैलेंस बुक प्रॉफिट है ना सर, इस बैलेंस बुक प्रॉफिट पे आप 60% ले सकते हो। दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक। पहले 3 लाख हुआ करता था बेसिक लिमिट, अब 6 लाख कर दिया गया। 3 लाख था, अब 6 लाख कर दिया गया। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? अरे बाबा बताओ ना, डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? सर एओपी बीओआई में क्या अमेंडमेंट है? सर एओपी बीओआई में ना एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है। एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट एक पॉइंट टू नोट है। सर अगर एओपी बीओआई चाहे ना तो सर अपना एमएमआर कम कर सकती है। सर कैसे एमएमआर कम कर सकती है? सर नॉर्मली एक एओपी बीओआई के हाथ में हमने लास्ट ईयर तक पढ़ा था कि एमएमआर कितने रेट से आ लगता है। सर 30 प्लस 37 प्लस 4, सर ऐसे हमने याद किया था कि 3 3 4 करके याद किया था। 30 प्लस 37 प्लस 4% से हमने याद किया था। ये हमने तरीका निकाला था। सर देयर इज पॉसिबिलिटी कि सर एओपी जो है वो सर 115 बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स भर रही है। डिफॉल्ट रिजीम तो वही है। डिफॉल्ट रिजीम तो वही है, और सर डिफॉल्ट रिजीम में ना सर मैक्सिमम सरचार्ज होता है ना सर 37% ना लग के 25% लगता है। तो इस केस में सर एओपी की जो एमएमआर है ना वो एमएमआर कम हो जाती है। और कितनी कम हो जाती है? सर प्रोविजन कहता है एमएमआर कितनी हो जाएगी सर, 39% हो जाएगी। 30 प्लस 25 प्लस 4, ये एमएमआर बन जाएगी एओपी के लिए। ये एमएमआर बन जाएगी। सर क्या समझ में आता है? हाँ सर समझ में आ जाता है। सर याद कैसे करेंगे इसको? पहले 3 3 4 याद था, अब 3 2.5 और 4 याद कर सकते हो ना। 3 3 4 अब 3 2.5 एंड 4 ऐसे याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। ओके सर, मस्त समझ में आ गया। सर मैट में क्या कोई अमेंडमेंट है? सर कोई अमेंडमेंट नहीं। सर अगला अमेंडमेंट है बायबैक में। सर बायबैक में पुराने जमाने में क्या हुआ करता था? सर पुराने जमाने में हमने पढ़ा हुआ है सर, बायबैक अगर कोई पहले कंपनी किया करती थी, पहले कब? सर 30 सितंबर 2024 से पहले। 30 सितंबर 2024 से पहले अगर कोई अमेंडमेंट होता था, बायबैक कैसे ट्रीट किया जाता था? कहता था जो भी बायबैक होता है ना, अगर डोमेस्टिक कंपनी कर रही है, डोमेस्टिक कंपनी करती थी ना, तो शेयर होल्डर के हाथ में ना सब कुछ एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन कंपनी के हाथ में ना एक डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स भरना पड़ता था। कितना सा डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स भरना पड़ता था सर? 20 प्लस 12 प्लस 4% से कंपनी टैक्स भरा करती थी। अगर कंपनी बायबैक करती तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे इतना टैक्स भरा करती थी। और सर यही अगर फॉरेन कंपनी बायबैक करती ना तो फिर उल्टा केस हो जाता। सर कंपनी के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती थी, लेकिन सर शेयर होल्डर्स के हाथ में सर कैपिटल गेन आ जाता था। शेयर होल्डर्स के हाथ में कैपिटल गेन आ जाता था। और सर कैपिटल गेन भी कैसे आता? जितना सर पैसा मिल रहा है माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाता था। सर ये सब हमने पढ़ रखा है। वी ऑलरेडी नो दिस पॉइंट, वी ऑलरेडी नो दिस पॉइंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सर कैसे इश्यू प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने चौचलेबाजी पहले पढ़ी थी। सर लेकिन अमेंडमेंट क्या आया? बायबैक में अमेंडमेंट क्या आया? सर अमेंडमेंट में बोला गया ना कि अब ना जो चौचलेबाजी सब हटाओ। कंपनी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम में टैक्स नहीं बढ़ेगी, शेयर होल्डर के हाथ में कोई शेयर कोई भी इनकम नहीं आने वाली ऐसे। सर शेयर होल्डर के हाथ में सिर्फ एक चीज़ कर दी गई कि जितना बायबैक के टाइम पे पैसा शेयर होल्डर को मिल रहा है, वो पूरा का पूरा डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। जितना पैसा शेयर होल्डर को मिल रहा है ना, पूरा का पूरा डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एग्जांपल देखो, सर जैसे राहुल के पास 100 शेयर्स हैं रिलायंस के। सर कब खरीदे? सर 2000 रुपए के खरीदे थे, यानी कुल मिला के सर राहुल ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। हाँ सर इन्वेस्ट किए। 1/4/2024 को इन्वेस्ट किए। कंपनी ने बायबैक किया 1/11/2024 को सर 2500 रुपए पर शेयर में बायबैक कर लिए सारे शेयर्स। यानी सर राहुल को पैसा कितना मिला होगा? 2500 रुपए फॉर 100 शेयर्स। कुल मिला के सर 2,50,000 रुपीज राहुल को मिला हुआ। प्रोविजन कहता है जो 250 का अमाउंट है ना, इसको आप क्या करोगे सर? इसको आप फुल्ली टैक्सेबल करवाओगे 222 में, और ये आपके हाथ में प्रॉपरली डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। पूरा का पूरा डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। सर लेकिन तो गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है सर, जितना पैसा मेरे को मिल रहा है वो मेरी थोड़ी इनकम है। सर कुछ कॉस्ट भी तो लगी है मेरी। तो प्रोविजन कहता सर जितना भी फुल वैल्यू कंसिडरेशन है वो आप निल ले लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करो, जो फिगर बचता है उसको आप कैपिटल लॉस मानो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एज द केस में बी, उसको आप कैपिटल लॉस मानिए।
और कैपिटल लॉस मान के ना आप उस लॉस को फ्यूचर में आगे चल के कभी भी किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। बट दिस पॉइंट और नॉट, बताओ क्या समझ में आया क्या ये पॉइंट और नॉट? सर समझ में तो आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है। बिजनेस इनकम, बिजनेस ट्रस्ट। सर बिजनेस ट्रस्ट में क्या अमेंडमेंट है? सर बिजनेस ट्रस्ट में ना एज सच कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है सर, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट में कुछ छोटे छोटे से चेंजेस है, दो चेंजेस है सिर्फ। सर अगर आपको याद हो, बिजनेस ट्रस्ट अगर कोई इनकम अर्न कर रही है, कौन सी इनकम अर्न कर रही है? सर अगर बिजनेस ट्रस्ट कोई ऐसी इनकम कर रही है जो कि सर 112A वाली इनकम है, 112 वाली इनकम है। 112 वाली इनकम पे सर बिजनेस ट्रस्ट के यहाँ पे पहले 20% टैक्स लगता था। सर क्योंकि बजट में चेंजेस हुए तो बजट के बाद इस पे 12.5% हो गया। ठीक है। सर इसके अलावा 111A की इनकम हुआ करती थी बिजनेस ट्रस्ट की, तो पहले सर इसमें 15% टैक्स लगता था, बजट में चेंजेस हुए तो इसको 20% कर दिया गया, तो 20% लगेगा अब इस पे। सर एमएमआर बिजनेस ट्रस्ट के लिए 2 टाइप की हो गई, क्योंकि सर पहले 115 बीएसई ऑप्ट करती नहीं करती, इट वाज़ चॉइस, बट सर अब 115 बीएसई डिफ़ॉल्ट है, तो कितनी हो जाएगी एमएमआर? 39% एमएमआर बन जाएगी। सर सिर्फ इतना सा ही अमेंडमेंट है बिजनेस ट्रस्ट में, प्लस बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स में एक छोटा-सा चेंजेस है। सर पहले बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स को आप कैसे बेचते थे, कैसे टैक्स करते थे? 3 साल होल्ड किया लॉन्ग टर्म, जैसे ही लॉन्ग टर्म होगा सर 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगेगा। दिस वाज़ द केस विद बिजनेस ट्रस्ट। 3 साल होल्ड किया लॉन्ग टर्म, अगर उसके बाद लॉन्ग टर्म होने के बाद अगर वो लिस्टेड है तो उस केस में क्या होता था सर, 10% टैक्स लगता था ओवर एंड अबव 1 लाख। सर लेकिन इसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया फाइनेंस एक्ट में, बिल्कुल चेंज किया। सबसे मेजर चेंज आया है बिजनेस ट्रस्ट के टैक्सेशन में। सर क्या बोलता है ये? कहता है सर अगर बजट से पहले आप बेच रहे हो, तो वही मानो सर 36 महीने अगर आपने होल्ड किया है तो 10% लगेगा, लेकिन सवा लाख के ऊपर लगेगा, क्योंकि सवा लाख साल भर के लिए चेंज हुई है। सर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, बजट से पहले बेच रहे हो, तो सर उस केस में क्या होगा सर, 15% टैक्स लगेगा। बहुत सिंपल सा, बजट के पहले फिक्स है। जो पहले प्रोविजन थे 15% वाले, 10% वाले सेम वही लगेंगे। लेकिन सर बजट में चेंज आया। बजट में बोला कि भैया अब बिज़नेस ट्रस्ट की पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ 12 महीने देखनी है। अगर 12 महीने आप होल्ड कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज़ वो शॉर्ट टर्म बन जाता है। ठीक है। सर कहता है अगर बिज़नेस ट्रस्ट की यूनिट्स अगर आप 12 महीने होल्ड कर रहे हो ना, तो सवा लाख के ऊपर मैं 12.5% टैक्स लगाऊँगा तुम्हारे ऊपर। और सर कहता है अगर वो शॉर्ट टर्म है तो सर कितना? सर 20% टैक्स लगाऊँगा, क्योंकि बजट के बाद तो 20% हो गया। सर कहता है यही अगर यूनिट्स ऑफ बिज़नेस ट्रस्ट लिस्टेड नहीं है तो लॉन्ग टर्म के केस में 20% बिफोर बजट और सर 12.5% आफ्टर बजट लगाऊँगा। और अगर यही शॉर्ट टर्म में आ रहा है, लिस्टेड भी नहीं है, तो नॉर्मल टैक्स रेट जो स्लैब पहले लगती थी, अभी भी स्लैब ही लगेगी। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? बताओ समझ में आ रहा है क्या बिज़नेस ट्रस्ट का पॉइंट और नॉट? यस सर समझ में आ रहा है। सर समझ में आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है। सर अब आ रहा है ट्रस्ट चैप्टर में, टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट में ना कुछ छोटे-मोटे से अमेंडमेंट है व्हिच आर मेजर अमेंडमेंट, एग्जामिनेशन में टेस्टेबल है। तो क्या-क्या अमेंडमेंट है? सबसे पहला अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। एक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। देखो 5 टाइप के 6 टाइप के रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे। अगर मैं आपको रिविज़िट करवाऊँ ना, अगर मैं छोटा-सा रिविज़िट करवाऊँ, तो हमने पहला पढ़ा हुआ था कि ओल्ड प्रोविज़न से न्यू प्रोविज़न में रजिस्टर करवाना, दिस वाज़ फर्स्ट स्टेप। दूसरा, फर्स्ट टाइम अगर आप प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो ना, तो ये दूसरा रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। फिर प्रोविज़नल को आप फाइनल करवाते थे, तो ये तीसरा होता था। सर फिर उसके बाद अगर आप फाइनल में हो, लेकिन 5 साल खत्म होगा, तो फाइनल से लेके फाइनल तक आने का एक और रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। यस सर। उसके अलावा सर अगर आप ऑब्जेक्टिव्स चेंज कर रहे हो, तो सर ये एक और तरीके का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता था। बस अगर ट्रस्ट इनऑपरेटिव बन गई है, तो इसको आपको ऑपरेटिव करवाने के लिए भी एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। टोटल 6 टाइप के रजिस्ट्रेशन इन टोटल अलग-अलग केसेस में पॉसिबल थे। इसमें कहता है सर इन तीनों में एक छोटा-सा चेंज है, इन तीनों में एक छोटा-सा चेंज है। सर क्या चेंज है? सर अगर कभी भी प्रोविज़नल को फाइनल में करवाते थे, तो जो अप्रूवल का टाइम लिमिट था ना अप्रूवल का, जिस दिन आपने एप्लीकेशन डेट की, अप्रूवल कब तक होता था? अप्रूवल होता था 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ मंथ ऑफ एप्लीकेशन। ऐसा अप्रूवल कर देता था। एप्लीकेशन की डेट जो भी है सर आपके रिस्पेक्टिव सेक्शन में आपने पढ़ रखी है। सर अब 6 मंथ्स में आपको अप्रूवल करना पड़ता था, जिस दिन आपने एक्टिविटी चालू की उसके 6 महीने के अंदर करना पड़ता, या जिस दिन एक्सपायर हो रहा है उसके 6 महीने पहले जो डेट पहले आ जाए उससे पहले करना पड़ता था। ये आपकी एप्लीकेशन डेट होती थी। एप्लीकेशन डेट में कोई चेंज नहीं है। लेकिन सर जो डिपार्टमेंट का अप्रूवल करने का टाइम है ना, सर पहले हुआ करता 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ एप्लीकेशन। सर इन तीनों में उन्होंने मंथ को चेंज करके क्वार्टर कर दिया।
बोला कि अब ना डिपार्टमेंट कितने टाइम में अप्रूव करेगा, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर के अंदर उनको क्वार्टर के एंड के बाद 6 महीने के अंदर वो अप्रूवल करेंगे। यानी पहले डिपार्टमेंट के पास नियरली साढ़े 6 सवा 6 महीने हुआ करते थे, अब उनके पास साढ़े 8 महीने हो सकते हैं, 9 महीने भी हो सकते हैं, इवन साढ़े 6 महीने कितने भी हो सकते हैं। बट जिस मंथ में एप्लीकेशन कर रहे हो उसके एंड ऑफ क्वार्टर से 6 मंथ्स लेके चलना है, दैट इज द बॉटम लाइन। आई होप आपको अमेंडमेंट समझ में आया होगा। देखो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ अमेंडमेंट्स को, आई हैव टू बी सुपर फास्ट। एग्जाम के एक दिन पहले जो रेफर कर रहा होगा उसको इस पॉइंट में डाउट नहीं आना चाहिए। अगर डाउट आ रहा है, आप ये चीज बस लर्न करके चले जाओ कि एप्लीकेशन अप्रूवल 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर होने वाला है। एंड ऑफ द क्वार्टर होने वाला है, क्योंकि सर एंड ऑफ द मंथ एप्लीकेशन पहले हुआ करता था। क्या समझ में आया क्या ये पॉइंट? हाँ सर समझ में तो आ गया, मस्त समझ में आ गया। तीनों में क्वार्टर क्वार्टर को चेंज किया गया। अच्छा सर पहले क्या होता था, अगर आप कभी भी एप्लीकेशन करते थे तो डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता था, उसका मूड नहीं होता एप्लीकेशन देने का तो रिजेक्ट कर देता था। अब प्रोविजन ने बोला कि भैया अगर आप डिले कर देते हो ना, तो डिपार्टमेंट हैज टू कंडोन डिले अगर रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर है तो। अगर रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर है तो पीसीआईटी और सीसीएसईआईटी ना आपके डिले के रीजन को एंटरटेन कर सकते हैं। सर उसके अलावा हमारा अगला अमेंडमेंट 1023 सीए से रिलेटेड है। सर 1023 सी वी ऑलरेडी नो एक पैरेलल रेजिम चलती है, एक पैरेलल रेजिम। सर जिसमें क्या था, सर अगर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूशन है, सर चाहे तो 12 में रजिस्टर करवा ले या तो 1023 में रजिस्टर करवा ले, सर दोनों में सेम बेनिफिट मिला करते थे। अब इन्होंने ना इस 1023 के एक सेगमेंट को विराम दे दिया। सर 1023 में हुआ क्या था, सर सबसे पहले 3 टाइप की एंटिटीज कवर होती थी। एक होती थी सर जो सब्सटेंशियली गवर्नमेंट से फाइनेंस होती है, सर जो फुल्ली एग्जाम थी, और उसके अलावा उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता था, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो उसके अलावा एक स्कूल, कॉलेजेस ऐसे इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जिनका सर टोटल टर्नओवर, सर सारे बिज़नेसेस का मिला के टोटल टर्नओवर सर अगर अप टू अगर 5 करोड़ होता था, तो सर इनको रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता था और इनको सर एग्जेम्पशन भी मिल जाती थी। एग्जेम्प्ट भी होती इनकम प्लस रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना पड़ता। दैट वाज सो द केस विथ दीज इंस्टीट्यूशंस। लेकिन देयर वाज अनदर कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशन जिनका तो टर्नओवर ज्यादा है 5 करोड़ से, या फिर सर वो स्कूल वगैरह काम नहीं कर रहे, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, सर इनको ना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। जैसे 12 एबी में रजिस्ट्रेशन लेते थे ना, वैसे 1023 सी में इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। कोई एक सेक्शन में रजिस्ट्रेशन मिलता, दोनों में नहीं, कि एक में मिलता था। सर इस रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने बोला कि भैया अगर आपको 1023 सी में रजिस्ट्रेशन करवाना है ना, तो लास्ट डेट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन कब है सर? 1/10 सॉरी, नो अप्रूवल विल बी ग्रांटेड। सर कोई अप्रूवल नहीं मिलेगा आपको 1/10/2024 के बाद, कोई अप्रूवल नहीं मिलने वाला। जो अप्रूवल मिलने चाहिए थे 1/10/2024 के पहले आपको ले लेने हैं, उसके बाद कोई अप्रूवल नहीं मिलने वाला। यानी सर ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना, ये जो इंस्टीट्यूशन जिनको हमेशा एग्जामिशन लेना पड़ता था, अप्रूवल मांगना पड़ता था, सर इनको अब 12th एबी में स्विच करना पड़ेगा। जैसे इनका एग्जामिशन क्राइटेरिया, एग्जामिशन रेजिम खत्म होगा ना, इनको 12th एबी में स्विच करना पड़ जाएगा। इनके लिए 1023 अब खत्म हो चुका है। लेकिन सर जिनको एग्जामिशन लेना ही नहीं पड़ता था, जिनको अप्रूवल लगता ही नहीं था, जो सर रजिस्टर्ड ही नहीं थे लेकिन 1023 का एग्जामिशन लेते थे, सर उन सबके लिए अभी भी ये रेजिम कंटिन्यू चलने वाली है। बताओ समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? अरे बताओ ना डियर, समझ में आ रहा है क्या? सर यस सर समझ में आ रहा है। सर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स। सर इसमें क्या अमेंडमेंट है? सर कुल्लो पुल्लो से छोटे मोटे से अमेंडमेंट है। सर टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स में सबसे पहला अमेंडमेंट 194 डीए में आया। 194 डीए क्या बोलता है सर? 194 डेथ आफ्टर। सर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद सर क्या मिलता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलती है। हमने पहले पढ़ रखा है कि सर अगर मैच्योरिटी टैक्सेबल है एंड मैच्योरिटी का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा का है, तो जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट होगा, सर मैच्योरिटी का अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड, इस अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ जाता है। मैंने क्या बोला? मैच्योरिटी हैज टू बी टैक्सेबल, मैच्योरिटी हैज टू बी ग्रेटर देन 1 लाख रुपीस, एंड उसके अलावा सर जो प्रीमियम अमाउंट माइनस करने के बाद जो मैच्योरिटी बचती है ना, उसको उस पे टीडीएस काटना पड़ता था। सर पहले टीडीएस हुआ करता था 5%, सर लेकिन 30 सितंबर 2024 के बाद इस लिमिट को कम करके 2% कर दिया गया है। 2% कर दिया गया है। क्या ये बात समझ में आती है? सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सिमिलरली सर 194 जी और 194 एच में भी सेम बातें कहता है। सर पूरे इनकम टैक्स में जहां-जहां 5% होते थे ना, वहां पे अब 2% कर दिया गया। सर एक चीज, एक जगह को छोड़ के सब जगह जहां-जहां 5-5% थे, वहां-वहां 2-2% कर दिया गया। सर कहता है अगर आप कोई लॉटरी कमीशन दे रहे हो, अगर आप कोई लॉटरी कमीशन दे रहे हो, लॉटरी कमीशन पे पहले आपको 5% टीडीएस काटना पड़ता था। लेकिन अब कह दिया कि सर अब 5% कमीशन ना काट के अगर आप 2% भी काटोगे तो इट्स ओके। 1 अक्टूबर 2024 से आपके लिए 2% कमीशन वाला क्राइटेरियन लग जाता है। फिर उसके बाद सर ब्रोकरेज पे कमीशन 194 एच क्या बोलता था? अगर कभी भी हाईजैकर वाले लोग अगर रेसिडेंट पर्सन को कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस कमीशन पे ना सर पहले 5% से टीडीएस काटते थे। अब उस 5% को कम करके 2% कर दिया गया है। क्या समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट अमेंडमेंट आया 194 सर आई ए और आईबी 2 में अमेंडमेंट आया। 194 आईए और आईबी क्या बात करते हैं? 194 आईए क्या बोलता है सर? अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो,
कोई भी इमोल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और खरीदते टाइम अगर उस इमोल प्रॉपर्टी की या तो कंसिडरेशन या तो एसटीवी दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर 50,000 से ज़्यादा की है, तो आपको 1% टीडीएस काटना पड़ता है। अगर कोई भी एक चीज़ अगर 50,000 ज़्यादा की है, तो आपको 1% ऑफ दैट थिंग टीडीएस काटना पड़ता है। सर लेकिन देयर वाज़ अ कैच। सर अगर मैं एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ 49 लाख रुपीज़ की, मेरी वाइफ एक प्रॉपर्टी खरीद रही है, मेरी वाइफ एक प्रॉपर्टी खरीद रही है 49 लाख रुपीज़ की। दोनों मिलके सेम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन हाफ ओनर मैं हूँ, हाफ ओनर मेरी वाइफ है। हाफ कंसिडरेशन मैं कर पे कर रहा हूँ, हाफ कंसिडरेशन मेरी वाइफ पे कर रही है। प्रोविज़न कहता है इस केस में ना अपने को सर दोनों की कंसिडरेशन को ऐड करना है। दोनों की कंसिडरेशन को हमें मर्ज करना पड़ जाएगा टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ दैट 50 लाख रुपीज़। अगर सर दोनों की कंसिडरेशन मिला के अगर 50 लाख क्रॉस कर जा रहा है ना, तो भी अपने को टीडीएस इस सेक्शन में काटना पड़ जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? 194 आईबी में क्या अमेंडमेंट है ये देखो। सर अगर कभी भी मैं इमोल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा होता हूँ और मैं 194 आई में भी कवर नहीं होता, उस केस में ना सर रेंट पेमेंट में मेरे को टीडीएस काटना पड़ता है। कब? अगर सर रेंट पेमेंट पर मंथ का 50,000 के ऊपर है तो मेरे को टीडीएस काटना पड़ता है। सर कितना टीडीएस काटना पड़ता है? सर 5% अगर रेंट पेमेंट मैं पहले कर दे रहा हूँ और अगर बाद 2% अगर मैं बाद में कर रहा हूँ। सर यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि अगर हर महीने पेमेंट कर रहा हूँ, तो 6 महीने की पेमेंट पे 5% और 2 महीने की पेमेंट पे 2%, ऐसा नहीं। टीडीएस जिस दिन डिडक्ट कर रहे हो ना, डिडक्ट कब होता है सर इसमें या तो लास्ट मंथ ऑफ ईयर है या तो लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी है, जो पहले आ जाए। या तो लास्ट मंथ ऑफ ईयर यानी ये मार्च का या तो लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी जो आ जाए। सर उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा, अगर उस टाइम पे 5% चल रहा होगा तो पूरे साल का 5% से काटोगे। उस टाइम पे अगर 2% चल रहा होगा पूरे साल भर का 2% से काटोगे। दैट इज़ व्हाट दिस प्रोविजन सेज। आपको देखना है जिस दिन आप डिडक्ट कर रहे हो उस दिन जो रेट चल रहा है उस रेट से टीडीएस काटने वाले हो। सर यहाँ पे 5 और 2 में भेदभाव हो गया है। उसके अलावा सर और कौन-सा अमेंडमेंट है? सर 194 ओ में एक अमेंडमेंट है। 194 ओ क्या बोलता है सर अगर कभी भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर अगर कभी भी ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर रहा है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट में ई-कॉमर्स सेलर को पेमेंट कर रहा है। तो सर 30th सितंबर से पहले पेमेंट करता और टीडीएस काटता तो सर 1% से काटता था, बाद में पेमेंट करेगा टीडीएस काटेगा तो 0.1% टीडीएस काटेगा। इत्तू सा पॉइंट बस कहता है। सर इसमें भी 1% से 0.1% हो गया। यानी सर अगर मैं याद दिलाऊँ आपको तो 5% वाले सारे 2% हो गए, 5% वाले सारे 2% हो गए और 1% वाला 0.1% हो गया है। जी, ओके सर समझ में आ गया है। अगला अमेंडमेंट सर 174 टी व सॉरी 194 टी कहता है अगर कभी पार्टनरशिप हम पार्टनर को रेम्युनरेशन दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है और सर कब से 1/4/2025 के बाद से कोई दे रही है ना, तो उस पे सर 20,000 के ऊपर जब कोई रेम्युनरेशन देगी तो टोटल अमाउंट पे 10% टीडीएस काटने वाली है। रेम्युनरेशन हो, इंटरेस्ट हो, सर कोई भी पेमेंट हो सर 10% टीडीएस काटने वाली है। इवन बुक एंट्री करेगी तो भी टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर समझ में आता है क्या? यस सर समझ में आ जाता है। सर ये टीडीएस आप छोड़ सकते हो अमेंडमेंट है लेकिन अमेंडमेंट में छोड़ने को बोल रहा हूँ ये वाला। ओके सर ठीक है। सर कह रहा है 206 201 क्या बोलता है? सर पहले हम टीडीएस रिटर्न फाइल करते थे ना तो अपने को टीडीएस रिटर्न रिवाइज़ करने के लिए ज़िंदगी भर का टाइम होता था। 25-25 साल पुराने लोग रिटर्न फाइल करते थे। लेकिन सर 1/4/2025 से सर 1/4/2025 से सर एक अमेंडमेंट आया, बोला सर अगले साल से आपके अटेम्प्ट में नहीं है लेकिन फिर भी सुन लो, अगर आता है तो फिर भी पॉइंट कर देना इसको। सर कहता है कि अगर आप कोई भी टीडीएस रिटर्न रिवाइज़ करना चाहते हो तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिस साल में आप रिटर्न फाइल करते हो ना, उस साल के एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 6 साल के अंदर रिवाइज़ कर सकते हो। उसके बाद आप रिवाइज़ भी नहीं कर सकते हो। सर एक प्रोविज़न आता था एसएससी इन डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करने का। सर ये भी 1/4/2025 से एप्लीकेबल आपके अटेम्प्ट में लगे ना लगे आई एम नॉट श्योर बट हो सकता है एग्ज़ामिनर इस बारे में पूछ ले तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। सर कहता है अगर आप कभी भी रेसिडेंट पर्सन का टीडीएस नहीं काटते थे या काटते थे लेकिन सरकार को पे नहीं करवाते थे, तो जिस साल में आपको काटना चाहिए था ना उसके 7 साल के अंदर, उसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 7 इयर्स के अंदर सरकार ना आपको एसएससी इन डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर सकती थी, एआईडी डिक्लेयर कर सकती थी। लेकिन सर इस लिमिट को 7 साल ना करके ना सर अब 1 साल कर सा 6 साल कर दिया गया। अब 6 साल के अंदर आपको एआईडी डिक्लेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट चेंजेस किसमें आया? सर नेक्स्ट सबसे मेजर अमेंडमेंट आया असेसमेंट प्रोसीजर में। असेसमेंट प्रोसीजर में हमने सबसे पहले पढ़ा था रिटर्न फाइलिंग में कभी भी अगर लॉस रिटर्न फाइल करें 139 का, तो लॉस रिटर्न फाइल करते टाइम अगर मैं मान लो रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाता तो सर मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता था। लेकिन सर लॉस कैरी फॉरवर्ड करवाने के लिए आई वाज़ अलाउड टू फाइल अ कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट मैं कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकता था। सर बड़े-बड़े अधिकारियों के पास सर सीआईटी, पीसीआईटी के पास 50 लाख तक के लॉस के लिए, सीसीआईटी, पीसीसीआईटी के लिए सर 3 करोड़ तक के लॉस के लिए और सीबीडीटी के पास 3 करोड़ के ऊपर के लॉस के लिए जा सकता था। लेकिन सर इसमें अमेंडमेंट आया 1 अक्टूबर 2024 के बाद से सर कहता है अगर आपका 1 करोड़ तक का लॉस है ना, तो आप सीआईटी, पीसीआईटी के पास जाओगे। अगर 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक का लॉस है ना, आप सीसीआईडी के पास जाओगे और 3 करोड़ के ऊपर का लॉस है ना, तो आप पीसीसीआईडी के पास जाओगे। देयर इज़ नो सीबीडीटी नाउ। अब सीबीडीटी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सर 1 करोड़ तक का लॉस सीआईटी, पीसीआईटी 1 से 3 करोड़ सीसीआईटी और 3 करोड़ के ऊपर पीसीसीआईटी के पास जाने वाले हो। ऑल्सो एक और चीज़
सर पहले अगर कभी भी आपको कॉन्डोनेशन फाइल करना होता था, तो कॉन्डोनेशन फाइल करने के लिए जिस साल में सर लॉस हुआ, उस साल के असेसमेंट ईयर के एंड से 6 साल तक का टाइम होता था। अब वो 6 साल कम करके 5 साल कर दिया गया। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा अमेंडमेंट है, उससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। सर नेक्स्ट मेजर अमेंडमेंट है सर आधार नंबर वाले पॉइंट पे। 139 डबल ए क्या बोलता है सर, पहले एक ज़माने में एक टाइम हुआ करता था, जहाँ पे आप आधार कार्ड के बदले ना आधार की एनरोलमेंट आईडी डाल सकते थे। लेकिन अब सर उसको चेंज करके बोल दिया गया, भैया, भैया, भैया अब एनरोलमेंट आईडी नहीं चलेगी। अब जहाँ-जहाँ एनरोलमेंट आईडी है ना, वहाँ-वहाँ आपको आधार डालना पड़ेगा और 1/10/2024 के बाद सब जगह आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कोड करना है। एनरोलमेंट बाय आईडी इज़ नॉट अलाउड एनीवेयर। उसके बाद उसके बाद आया एक डीआरपी में। डीआरपी क्या बोलता है सर, डीआरपी बोलता है अगर कभी फॉरेन कंपनी का ऑर्डर है, फॉरेन कंपनी से रिलेटेड ऑर्डर है, नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड ऑर्डर है या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास से कोई रेफरेंस आया है, उसके बाद ऑर्डर पास हो रहा है सर, इन सारे ऑर्डर के केस में एसएससी को एक ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा जाना चाहिए। वो ड्राफ्ट ऑर्डर एसएससी या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे सर, कुछ भी कर सकता है सर। अगर एक्सेप्ट करता है तो फाइनल बन जाएगा, रिजेक्ट करेगा तो सर डीआरपी के पास जाएगा। कुछ हो सर, दैट इज नॉट आवर मुद्दा। अमेंडमेंट क्या है सर, ये डीआरपी के प्रोविजन ना सर्च असेसमेंट पे नहीं लगने वाले, दैट इज द मेजर अमेंडमेंट सर। 1/10/2024 के बाद सर्च असेसमेंट अगर कभी भी होगा तो उसके ऊपर डीआरपी के प्रोविजन नहीं लगने वाले हैं। दिस इज द अमेंडमेंट। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट यार मैं भूला सीरीज में अलग से इसको करवा दूंगा, आप इससे परेशान मत हो। ब्लॉक असेसमेंट भी उसी में करवा दूंगा, आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको उसमें लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डियर। क्या समझ में आता है? ब्लॉक असेसमेंट में उसमें करवा दूंगा, लेकिन एक छोटा सा अमेंडमेंट बीच में है। एक कुल्लो पुल्लो सा अमेंडमेंट बीच में सर, डिमांड नोटिस वाला। मैं ब्लॉक असेसमेंट में पूरा अमेंडमेंट करवा दूंगा, 147 एंड ब्लॉक वाला एक छोटा सा 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में पूरा करवा दूंगा। तो उसके अलावा एक डिमांड नोटिस में क्या अमेंडमेंट है सर, डिमांड नोटिस कहता है सर, छोटा-सा पॉइंट है। सर कहता है अगर 156 में अगर आपको डिमांड नोटिस आता है तो, डिमांड नोटिस आता है तो 30 दिन के अंदर टैक्स भरना पड़ता है। अगर 30 दिन में आप टैक्स नहीं भरते तो फिर क्या होता है सर, रिकवरी प्रोसीडिंग चालू होती है। सर लेकिन एक चुपके से बात किया जाता है ये कहता है अगर आप डिमांड नोटिस का टैक्स नहीं भरते हो, तो क्या कहता है सर, आपके ऊपर एक इंटरेस्ट भी लगता है। सर इंटरेस्ट कितना लगता है? इंटरेस्ट कितना लगता है? सर हमने इंटरेस्ट तो पढ़ा ही नहीं। सर 1% इंटरेस्ट लगता है आपके ऊपर। जितना टैक्स पेबल है उसका 1% पर मंथ इंटरेस्ट लगता है। एंड सर अगर आपका इंटरेस्ट बहुत इकट्ठा हो गया, फॉर एग्जांपल आपने टैक्स भर ही नहीं रहे, 2 साल तक टैक्स नहीं भरा, इंटरेस्ट बहुत इकट्ठा हो गया, तो उस इंटरेस्ट के लिए ना आप वेव ऑफ सीक कर सकते हो। उस इंटरेस्ट का वेवर माँग सकते हो। सर वेवर माँगने के लिए एक अथॉरिटी प्रिस्क्राइब कर रखी है इन्होंने। उन्होंने बोला प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाओगे, अगर इंटरेस्ट अमाउंट 50 लाख तक का है तो वेवर के लिए इनके पास जाओगे। कहता है अगर चीफ कमिश्नर है सर, तो सॉरी, अगर अगर इंटरेस्ट का अमाउंट ना 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का है तो आप चीफ कमिश्नर के पास जाओगे। और सर कहता है 1.5 करोड़ से भी ऊपर का है तो आप प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के पास जाने वाले हो। तो मैंने क्या बोला, देखो इंटरेस्ट आपने जितना पे, इंटरेस्ट जितना आपका आउटस्टैंडिंग हो गया या तो पे कर लो, ठीक है, पे नहीं करना तो वेव ऑफ करवा लो। वेव ऑफ करवाना है तो किसके पास जाओगे? सर कहता है अगर 50 लाख तक का इंटरेस्ट है तो आप पीसीआईटी या सीआईटी के पास जाओ। 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का इंटरेस्ट है, उसको वेव ऑफ करवाना है तो आप सीसीआईटी के पास जाओ, और अगर उससे ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप पीसीसीआईटी के पास जाने वाले हो। क्या बात समझ में आती है? यस सर, मस्त समझ में आ जाती है। सर ये ब्लॉक असेसमेंट मैं आपको अलग से करवा दूंगा। सर नेक्स्ट अमेंडमेंट है अपील्स पे। सर अपील्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले सर अमेंडमेंट है अपील टू आईटीएटी। सर आईटीएटी के पास अपील करने जाते हो ना, तो पहले कितना टाइम लिमिट होता था? पहले आपको 60 डेज के अंदर जाना पड़ता था। 60 डेज के अंदर जाना पड़ता था आईटीटी में अपील के लिए सर, लेकिन अब 60 डेज की टाइम लिमिट को चेंज कर दिया गया। का 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर आईटीटी के पास जाना है ना, तो आपको एंड ऑफ मंथ ऑफ ऑर्डर से 2 मंथ के अंदर जाना पड़ेगा। यानी अगर 15 अगस्त को ऑर्डर हो रहा है, तो 15 अगस्त का एंड ऑफ मंथ हो रहा है, 30th अगस्त, 31st अगस्त, फिर 2 महीने का टाइम यानी सितंबर, अक्टूबर या 31st अक्टूबर तक आप आईटीटी के पास जा सकते हो। पहले 60 डेज था, अब 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ हो गया है। क्या बात समझ में आती है क्या सर? हाँ सर, क्लियरली समझ में आ गई। नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या आया सर? सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर सा अमेंडमेंट है। सर पहले अगर ना आईटीआई के पास अधिकार होता था, आईटीआई के पास अधिकार होता था कि अगर कभी भी उसको असेसमेंट पसंद नहीं आ रहा, तो क्या वो असेसिंग ऑफिसर को बोल सकती थी कि एओ एओ वापस से असेसमेंट करो। यस, आईटीआई के पास ये पावर होती थी। अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 8 में, वो सेट असाइड कर सकता था असेसमेंट को और रेफर बैक कर सकता था एओ को फॉर फ्रेश असेसमेंट। ऐसा आईटीआई के पास पावर्स होता था। बट सर सीता के पास ये पावर नहीं होता था। सीता और जेसी के पास ये पावर नहीं होता था सर। सीता और जेसी रेफर बैक नहीं कर सकते थे फॉर फ्रेश असेसमेंट। लेकिन सर फाइनेंस एक्ट 2024 में 1/10/2024 के बाद सीता के पास ये पावर आ गई, जेसीए के पास ये पावर आ गई कि वो लोग भी फ्रेश असेसमेंट के लिए रेफर कर सकते हैं, बट ओनली इन केस असेसमेंट 144 का पेंडिंग है तो। यानी सर अगर 144 का असेसमेंट कर दिया एओ ने और उस असेसमेंट के खिलाफ आप सीता के पास चले गए या जेसी के पास चले गए, उस केस में क्या होगा सर, जेसी और सीता के पास की पावर से कि वापस से रेफर बैक कर दे एओ को फॉर फ्रेश असेसमेंट। अदरवाइज कोई और रेफर बैक की पावर नहीं है।
वापस से फ्रेश असेसमेंट करवाने की पावर नहीं है, लेकिन अगर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया, एक्स पार्टी असेसमेंट कर दिया ना, इस केस में पावर है सीता के पास रेफर बैक करने की। सर सिंपल सा अमेंडमेंट है, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं। सर ये मेजर अमेंडमेंट है, दिस इज मेजर अमेंडमेंट। सर हमने एक प्रोविजन पढ़ा हुआ था कि अगर कभी भी डिपार्टमेंट अपील करना चाहता है हायर लेवल पे, तो देयर इज अ मॉनिटरी लिमिट कि उसके बियॉन्ड अगर टैक्स इफेक्ट है, तो ये डिपार्टमेंट जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर आईटीटी में डिपार्टमेंट जाना चाहता था, तो मिनिमम टैक्स इफेक्ट शुड हैव बीन 50 लाख रुपीज। अगर सर हाई कोर्ट में जाना चाहता, तो मिनिमम टैक्स इफेक्ट वुड हैव बीन 1 करोड़। एंड उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता, तो मिनिमम टैक्स इफेक्ट वुड हैव बीन 2 करोड़। देन ओनली department can go to these authorities for appeals. But these limits have been changed with effect from 1st October 2024. Now, what is the limit? For IT department SSC has to have tax effect up to 60 lakh rupees, then only SSC has to have tax effect exceeding 60 lakh rupees, then only department can go to ITT, otherwise department cannot go. For High Court also, this limit has been increased from 1 crore to 2 crore. That means if tax effect is exceeding 2 crore, then only department can go to ITT. And last point says, if for Supreme Court, if tax effect is exceeding 5 crore, then only department can go to Supreme Court. Otherwise, department cannot challenge the decision at Supreme Court if tax effect is lesser than 5 crore. I hope you got my point. Sir, what is the next amendment? Sir, next amendment is in black money law. Sir, what black money law possesses? Sir, black money law possesses a very minor amendment. What this says? Sir, earlier what used to happen is if you used to have any undisclosed foreign asset, if you used to have any undisclosed foreign asset that was taxable in India at the rate 30%, but for that tax you were required to penalty at the rate 3 times of the taxes. पहले ना आपको 3 गुना टैक्सेस भरना पड़ता, 3 गुना लगान देना पड़ता था। जितना टैक्सेस भरोगे उसका 3 गुना आपको टैक्सेस का पेनल्टी भरनी पड़ती थी। बट सर दिस penal provisions were very rigid. To rationalize these penal provisions, government made up an amendment which said if you have undisclosed foreign assets up to 20 lakh rupees, then you would not be penalized in this case. If you have undisclosed foreign assets up to 20 lakh rupees, then you will not be penalized in this case. You only have to pay taxes. You will not be required to pay any kind of penalty in this case. But here is a catch. If you have any undisclosed asset, which is a form of immovable property, then that will never be considered in the limit of 20 lakh rupees. That means if you have any undisclosed foreign immovable property outside India, you will be taxed at the rate 30% and you will be required to pay penalty at the rate 3 times the taxes of the penalty. आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यानी जो 20 लाख की लिमिट है ना, उसमें आपको सारे एसेट देख लेने हैं। सारे एसेट्स की वैल्यू अगर 20 लाख तक की है, तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगने वाली, टैक्सेस लगेगा। लेकिन अगर सर इमोल प्रॉपर्टी है, तो उस पर टैक्सेस भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी, उस पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट अमेंडमेंट सर, एनआर टैक्सेशन। एनआर टैक्सेशन में क्या अमेंडमेंट आया सर? एनआर टैक्सेशन में अगर आपको याद हो, एक सेक्शन हुआ करता था 44 बी। 44 बी क्या बोलता था? सर एक शिपिंग कंपनी, एक फॉरेन कंपनी, फॉरेन नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी शिपिंग बिजनेस में वो चाहे वो चाहे उनको सर अपने स्पेसिफाइड फंड का 7.5%, स्पेसिफाइड सम का 7.5% इंडिया में डीम्ड पीजीपीपी बताना पड़ता था, प्रिजम्पटिव इनकम बताना पड़ता था। सर लेकिन उस स्पेसिफाइड बिजनेस से एक ब्रांच अलग हुआ और नीचे आ गया। बोला 44 बी से एक ब्रांच को अलग किया और 44 बीबी से बना दिया। कहा कि अगर कोई क्रूज शिपिंग बिजनेस है लेकिन सर क्रूज वाला, तो इसको 7.5% नहीं भरना पड़ेगा। इसको जो भी फ्रीट मिल रहा होता है, उस फ्रीट का सर 20% आपको डीम्ड इनकम बनाना पड़ेगा। क्या सर आप लोअर डिक्लेयर कर सकते हो? राइट आंसर इज आप लोअर भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। सर क्या ऑडिट करवा के? सर फिर भी नहीं करवा सकते। सर क्या लॉसेस डिक्लेयर सेट ऑफ कर सकते हो? सर लॉसेस होंगे ही, सेट ऑफ कैसे करोगे? सर बड़ा सिंपल सा प्रोविजन, इसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें और कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। फिर आया अमेंडमेंट किसमें? एनआरआई टैक्सेशन में। एनआरआई टैक्सेशन, सर एनआरआई में क्या होता था? अगर एक नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन अगर इंडिया में फॉरेक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, फॉरेक्स एसेट में सर इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, तो उसको अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता, तो सर पहले इट वाज टैक्सेबल एट 10%। 1.25 लाख का कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन सर इट वाज टैक्सेबल एट द रेट 10%। बट सर फाइनेंस एक्ट 2024 में इसको अमेंड करके सर कह दिया कि बजट के बाद अगर आप बेच रहे हो ना, 23 जुलाई के बाद बेच रहे हो, तो इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 12.5%। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट ब्यूटीफुली, सर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट सर कौन सा है? कुल्लो पुल्लो सा अमेंडमेंट है सर, एफआईआई टैक्सेशन में। सर एफआईआई टैक्सेशन बहुत प्यारा है, एंड मैं बता दूं बहुत लोगों ने इसको गलत किया था, मैंने पहले डे से इसको करेक्ट कर रखा है। देखो सर इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या कहता है सर? सर अगर कभी भी एफआईआई कोई भी एलटीसीजी इन्वेस्टमेंट्स रख रहा है, सर 112 एक एलटीसीजी इन्वेस्टमेंट रख रहा है, बजट से पहले बेचा, तो सर 1.25 लाख के ऊपर, सर 1.25 लाख के ऊपर, सर 1.25 लाख के ऊपर सर 10% टैक्स लगता था, और इस बजट के बाद सर 1.25 लाख के ऊपर सर 12.5% टैक्स लगेगा। दिस वाज द केस विद एफआईआई, दिस वाज द केस विद एफआईआई इन केस ऑफ 112 ए। लेकिन सर कोई और सिक्योरिटीज रखता ना एफआईआई, कोई भी और सिक्योरिटीज रखता ना एफआईआई, तो उस पे 10% टैक्स लगता, इस पे 10% टैक्स लगता। सर सिंपल सा पॉइंट, 10% टैक्स लगता। बजट के पहले भी 10%, बजट के बाद भी 10%, दिस वाज द कैच। बजट के पहले भी 10% था, बजट के बाद भी 10% था। सर एसटीसीजी कहता है 111 ए अगर वाला है, तो पर पहले 15% बाद में 20% हो गया। पहले 15% बजट के बाद 20%, और सर अदर एसटीसीजी पहले भी 30 था, अभी भी 30 ही है।
सर एफआईआई कोई इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम कमाते हैं ना 20% टैक्सेबल होती। सर ये अगर स्पेसिफाइड फंड कमाता तो 10% टैक्सेबल होती। सर इंटरेस्ट ऑन आरडीबी सर पहले 5% होता अगर 30 से 2023 के पहले का है, बाद में सर इस पे 20% लगाता है आईसीआई, आप भी 20% याद कर लो। अगर आरडीबी पे कोई इंटरेस्ट है ना तो आईसीआई 20% लगाता है और सिंपल रीजन भी कि 115 एडी सारे इंटरेस्ट डिविडेंड के लिए 20% बोलता है एफआईआई के केस में, तो यहाँ पे भी हम 20% लगा देंगे। अगर आरडीबी पे इंटरेस्ट है तो 20% हम लगा देंगे। सर क्या कोई दिक्कत है क्या? सर कोई भी दिक्कत नहीं। सिमिलरली सर स्पेसिफाइड फंड के टैक्सेशन में भी सेम वही अमेंडमेंट्स है टैक्स रेट्स वाले, उसके अलावा कोई भी एज सच अमेंडमेंट नहीं है। सर एक छोटा-सा और अमेंडमेंट, 2 छोटे-छोटे से अमेंडमेंट। सर 115 ए बी क्या बोलता है सर, अगर ओवरसीज़ फाइनेंशियल ऑर्गनाइजेशन है। सर अगर कोई बाहर वाले लोग इंडिया के म्यूचुअल फंड हाउसेस के थ्रू, इंडिया के किसी रजिस्टर्ड बैंक के थ्रू, ऑफशोर बैंक के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सर कर सकते हैं। उनके लिए सर इनकम में कितने रेट से टैक्सेबल होगी, जो भी इनकम होगी ना सर वो 10% से टैक्सेबल होती है। सर लेकिन जो भी कैपिटल गेन होता था ना उनको, दैट वाज़ टैक्सेबल एट द रेट 10% बिफोर बजट, बट बजट के बाद इसको 12.5% कर दिया इन्होंने। छोटा-सा चेंज किया 115 ए बी वाला, सिर्फ 10 का 12.5 कर दिया, वो भी कैपिटल गेन पे। सिंपल सा अमेंडमेंट है। टैक्सेशन ऑफ जीडीआर सर जीडीआर और सर बॉन्ड सर यहाँ बॉन्ड्स कौन-कौन से कवर है? सर एफसीसीबी, एफसीईबी ये सब बॉन्ड्स हो गए। सर अगर जीडीआर बॉन्ड्स का टैक्सेशन की बात करूँ सर उसपे इंटरेस्ट इनकम 10% टैक्सेबल होती थी और सर एलटीसीजी इनकम सर पहले 10% बाद में 12.5% हो गई। सर इससे ज़्यादा कोई चेंज है नहीं इसमें। सर इसके बाद सर एनआर टैक्सेशन में इतना सा ही अमेंडमेंट है, इतना सा ही अमेंडमेंट है। सर अगला अमेंडमेंट आता है सर ट्रांसफर प्राइसिंग में जो कि सेक्शन 92 सीए के लिए बोलता है। 92 सीए क्या बोलता है? सर अगर आप कभी भी रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर कर रहे हो, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर म्हणजे सर अगर आपको कभी जरूरत पड़ रही है, एओ को जरूरत पड़ रही है कि भैया 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 मुझे समझ नहीं आ रहा, वैल्यूएशन ऑफिसर नहीं ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर मुझे तब समझाएगा। तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को अगर कोई ट्रांज़ैक्शन मिल जाता है डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शन, तो वो डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शन को कवर भी कर सकता है अब अपने कैलकुलेशन के लिए। पहले सिर्फ इंटरनेशनल कर सकता था, अब डोमेस्टिक भी कवर कर सकता है। एंड सर लास्ट अमेंडमेंट सर और कोई अमेंडमेंट नहीं, बस इतना ही अमेंडमेंट थे। सर दिस वाज़ ऑल अबाउट योर अमेंडमेंट रिवीजन। सर 50 मिनट्स में मैंने रिवाइज़ करवाया अमेंडमेंट। ब्लॉक अमेंडमेंट को मैं फिर से कर लूँगा दूसरे वीडियो में कवर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। डू कमेंट डाउन कि अगला वीडियो किस टॉपिक बनाया जाए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ये एग्जाम का कैप्सूल आपके लिए सुपर 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर पसंद आया ना कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कैसा गया एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साइनिंग ऑफ एज सी राहुल सतीजा। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय स्टडीइंग।